ये तय हुआ, घर की जमीन हमारे पास ही रहेगी। बाकी अनीता के जमीन का हिस्सा भी अंजलि को दिया। अब हम लोग जब तक हो सके इसी घर में गुजारा करेंगे। अंजलि को भले ये मन से ना भाया हो, लेकिन अनीता की अडिग बात और माँ बाप के फैसले के आगे वो कुछ कह ना सकी। ठीक है बाबूजी, जैसे आपकी मर्जी। अभी हम चलते हैं। अरे अंजलि, थोड़ा रुक तो सही। इतनी भी क्या जल्दी है? हमारे पास थोड़े ही रोज आते हो तुम दोनों। थोड़े समय बूढ़े माँ बाप के पास भी रहो, कुछ बातें करो। क्या सिर्फ जमीन के लिए ही आई थी? नहीं माँ, हमें जाना होगा। बहुत समय हो गया। गोलू भी विद्यालय से आता ही होगा। ये बोलकर अंजलि और सुरेश बिना अपने माँ बाप के बातों का मान रखे उनसे विदा ले घर की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन अनीता और राहुल थोड़े समय अपने माँ बाबूजी के पास रुकते हैं। रात का समय, अंजलि का घर। ए जी, देखो तो कितनी मेहनत लगी हमें यहाँ तक पहुँचने में। अनीता को भी मना लिया, माँ बाबूजी से भी बात निकलवा ली, लेकिन फिर भी देखो, घर तो उन्होंने छोड़ा ही नहीं। हाँ, यही तो मुझे खटक रहा है। खेत खलिहान मिल गए, लेकिन घर के बिना ये सब अधूरा है। हाँ, तुम सही कह रहे हो जी। माँ बाबूजी ने अनीता की तरफदारी की। वो चाहते ही नहीं कि मैं पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ी हूँ। हमेशा से अनीता ही उनकी लाडली रही है। तो अब क्या सोचा है? ऐसे बैठी रहोगी? आधा काम किया है, आधा अभी बाकी है। जब तक घर और बाकी जमीन पूरी तरह हमारे नाम नहीं होती, चैन कैसे मिलेगा? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। शायद मैं कल फिर से तुम्हारे माँ बाबूजी के घर जाऊंगा। अंजलि की आंखों में लालच और हताशा दोनों झलकती हैं। यहाँ अनीता और राहुल भी वही सब बात कर रहे होते हैं। जी, दीदी की आंखों में माँ बाबूजी के घर मैंने एक अजीब सा लालच देखा था। पहले वो ऐसी नहीं थी। माँ बाबूजी से तो वह हमेशा सबसे ज्यादा जुड़ी रहती थी, लेकिन आज उन्हें बस जमीन ही दिखाई दे रही थी। हाँ भाग्यवान, मैंने भी देखा। जरूरत और लालच में फर्क होता है। मदद करना ठीक है, लेकिन अगर वो इसी तरह सब कुछ लेने पर उतारू हो जाए तो परेशानी खड़ी हो सकती है। मैंने सोचा कि अंजलि दीदी सच में परेशानी में है और उनको धन के हमसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन आज के उनके बर्ताव में जरूरत कम, लालच ज्यादा था। लेकिन जी, एक बात ये भी है, वो मेरी दीदी हैं। लालच ही सही, अगर उनका इससे घर बस जाए, उनका जीवन सुधर जाए, तो मैं क्यों रोकूं? माँ बाबूजी भी दुखी हैं उन्हें उस हालात में देखकर। सवाल ये नहीं कि दीदी का जीवन सुधरे, सवाल ये है कि अगर उनके इस लालच में तुम माँ बाबूजी का घर भी खो दोगी तो आगे चलकर पछताना पड़ेगा। देखना, आज जो बात शांत दिख रही है, कल तूफान भी बन सकती है। और तुम ये मत सोचना कि मुझे माँ बाबूजी के घर की लालच है। मुझे बस तुम्हारी और तुम्हारी माँ बाबूजी की चिंता है। अनीता चुप हो जाती है। उसको अपने पति में अपने और अपने माँ बाबूजी के लिए चिंता देख बहुत खुश होती है। अगली सुबह सुरेश अकेले ही अंजलि और अनीता के माता पिता से मिलने जाता है। भीतर सुरेश और सुरेंद्र बात करते हुए, बाबूजी, आपने जो किया बहुत अच्छा किया। अब अंजलि को चैन मिलेगा। खेत मिल गए, उसका मन भी हल्का हुआ। लेकिन मैं एक बात सोच रहा था। क्या बात है बेटा? आप बूढ़े हो रहे हो, माँ जी भी थक जाती हैं। आप लोग अकेले इस बुढ़ापे में इस घर में कैसे रहोगे? अगर कभी तबीयत बिगड़ गई तो कौन देखेगा? मेरा मतलब है, अगर यह घर हमारे पास होता तो आप लोगों की सेवा करना और आसान हो जाता। सुरेंद्र को उसके वही लालची भरी स्वर की वजह से उस पर गुस्सा आता है और वो गहरी स्वर में बोलता है, सुरेश बेटा, सेवा का संबंध घर से नहीं, दिल से होता है। अगर तुम और अंजलि सच्चे मन से हमारी सेवा करना चाहते हो
तो बिना घर के नाम किए भी कर सकते हो, और अगर नियत ही सेवा की ना हो तो पूरा महल भी बेकार है। सुरेश चुप हो जाता है, लेकिन भीतर गुस्से से उबल रहा होता है। ठीक है बाबूजी, फिर रहना ऐसे थके मरे हालत में। हम तो क्या कोई भी देखने नहीं आएगा आप लोगों को। ये जो घर न छोड़ने की जिद लगा के रखी है ना, एक दिन यही आपको ले डूबेगा। सुनो बेटा, तुम इस घर के दामाद हो, इसलिए तुम्हारी रिश्ते की लिहाज कर रहा हूं। अच्छा होगा कि तुम मेरे बिना कुछ कहे ही यहां से चले जाओ, और रहा सवाल हमारे अकेले जीने, हम अपना देख लेंगे। लेकिन तुम लोग जिस राह पर अभी चल रहे हो ना, बहुत जल्द ही तुम लोगों को उसका भुगतान करना पड़ेगा। सुरेश को सुरेंद्र की बात सुन के और भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चला जाता है। रात का समय अंजलि और सुरेश रसोई घर में दबतरे पर। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक माँ बाबूजी का घर हमारे नाम नहीं होगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। और आज बाबूजी ने तुम्हें जिस तरह बात सुनाई है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो घर और जमीन मिलेगी। फिर तैयारी रखो, कल से ही चाल चलनी पड़ेगी। अनीता को फिर से मनाओ और माँ बाबूजी को यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास रहना ही उनके लिए सुरक्षित है। धीरे धीरे घर भी अपने नाम करवा लेंगे। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक खतरनाक सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ जाती है। कुछ दिनों बाद सुरेंद्र और सुगंधा की उम्र अब उनके ऊपर हावी होने लगी थी। दोनों को छोटे छोटे काम करने में भी पसीना आ जाता है। घर के आंगन में सूखे पत्तों का ढेर पड़ा है। दोनों चारपाई पर बैठे अपनी हालत पर सोच रहे हैं। ये जी देख रहे हो ना आप, अब शरीर बिल्कुल जवाब देने लगा है। पहले तो सुबह सुबह पूरे आंगन को साफ कर देती थी, खाना भी बना लेती थी, लेकिन अब जरा सा काम करो तो सांस फूल जाती है, हाथ पांव कांपने लगते हैं। सोचती हूँ कितनी देर तक ऐसे अकेले खींचेंगे हम दोनों। हाँ सुगंधा, तुम सच कह रही हो। यह बुढ़ापा अब हम पर भारी पड़ रहा है। आंखें धुंधला गई हैं, कान भी अब साफ नहीं सुनते। ऊपर से खेत का काम, घर का बोझ सब सिर पर चढ़ा है। मन तो करता है कि कोई बेटा होता तो उसका सहारा ले लेते, लेकिन हमारे हिस्से में तो बेटियां ही लिखी थी। बेटियां भी कोई कम होती हैं क्या? जी, लेकिन एक फर्क तो पड़ता है, बेटियां मायके को चाहकर भी ज्यादा दिन संभाल नहीं सकती, अपने घर गृहस्थी में उलझ जाती हैं। हाँ, लेकिन बुढ़ापे में बेटी अपने माँ बाप को आसरा दे दे तो उस बेटी से बढ़कर कोई नहीं। सच कह रही हो तुम। अब सवाल यही है कि हम किसके पास जाएं? अंजलि के पास जाएं तो वो तो उसी दिन कह गई थी कि घर जमीन के बिना हमारा गुजारा उसके यहाँ मुश्किल है, वो ज्यादा दिन हमें नहीं रख पाएगी। और सच कहूं तो उसके मुंह से वो बातें सुनकर मेरा दिल ही बैठ गया था। अपने माँ बाप से कोई इस तरह की शर्त लगाता है क्या? उस दिन उसका लहजा मेरे दिल को भी चीर गया, जैसे हम कोई बोझ हैं। सच तो ये है कि हमें वहां अब जाना ही चाहिए। बेटी, अगर अंजलि अपने माँ बाबूजी को जमीन जायदाद से जोड़कर देखे तो वहां इज्जत नहीं, बस मजबूरी होती है। तो फिर अनीता के पास ही चलना होगा। राहुल भले ही साधारण किसान है, लेकिन मेहनती और सीधा सच्चा लड़का है। अनीता भी चुपचाप अपना घर संभालती है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमें अपने गले से लगाएगी। वहां हमें बोझ नहीं बल्कि बरकत समझा जाएगा। हाँ, अनीता हमेशा से चुपचाप हमारी परवाह करती आई है। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी हमसे कुछ मांगा नहीं। उसका दिल साफ है। मैं भी यही चाहती हूँ कि हम अपनी बाकी उम्र उसी के सहारे गुजारें। कम से कम वहां चैन की सांस तो मिलेगी। ठीक है, तो यही तय रहा। कल सुबह हम अनीता के घर चलेंगे। अब अपनी बची हुई जिंदगी
हम उन्हीं के सहारे गुजारेंगे, लेकिन बीच बीच में हमें हमारी यादों से भरी इस घर को भी देखने आना पड़ेगा। अगले दिन अनीता का घर। सुबह सुबह सुरेंद्र और सुगंधा अपना जरूरत का कुछ सामान उठाए अनीता के घर पहुंचते हैं। दोनों अनीता के घर के दरवाजे पर खड़े थे और अनीता भी उनका बड़े प्यार से आदर करती है। अरे माँ बाबूजी, आप दोनों आइए आइए, कब से आप दोनों का इंतजार था। चलिए भीतर चलते हैं। बिटिया, अब अकेले नहीं रहा जाता। शरीर जवाब देने लगा है। सोचा क्यों ना तेरे पास आकर रह ले। तेरे स्नेह और देखभाल के सहारे शायद ये बुढ़ापा थोड़ा आसान हो जाए। लेकिन बेटी, तुझे कोई ऐतराज तो नहीं है ना? हाँ बेटी, अब तू ही हमारी दुनिया है। बाकी कहीं अब मन नहीं लगता। हमें तेरे और राहुल के पास ही रहना है, अगर तेरी मर्जी है तो। इतना सुनकर अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तुरंत माँ बाप से खुशी से बोलती है, माँ बाबूजी, ये तो मेरे लिए भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान है। मैं तो हमेशा सोचती थी कि आप दोनों को अपने पास रखूं, लेकिन कह नहीं पाती थी। आज खुद आप आ गए। इससे बड़ी खुशी मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच राहुल भी सुबह काम से थोड़ा आराम लेकर खेत से लौटता है। सुरेंद्र और सुगंधा को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ जाती है और वह सीधे आंखें सुरेंद्र और सुनीति से बोलता है, अरे बाबूजी, माँ जी, आप हमारे घर आए, यही हमारे लिए सौभाग्य है। अब आप यही रहेंगे तो घर में और भी रौनक रहेगी। चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज ही नहीं, हमारी पूजा है। ठीक है राहुल बेटा, अब से हम दोनों यही रहेंगे। तुम दोनों के साथ रहना हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। हम तो तुम दोनों के जैसे दामाद और बेटी पाकर धन्य हो गए। यही सब बातें करके सब खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद अंजलि का घर। अंजलि और सुरेश कमरे में बैठे हैं। उन्हें पता चलता है कि माँ बाबूजी अनीता के घर रहने गए हैं। अंजलि यह जानकर गुस्से में भड़की होती है। ए जी, देख रहे हो, तुम माँ बाबूजी तो जाकर अनीता के घर बैठ गए। अब सब गांव वाले यही कहेंगे कि अनीता ही उनकी असली बेटी है, वही माँ बाप की सेवा कर रही है, और हम तो जैसे पराये हो गए। ये सब मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। सुरेश उसे समझाते हुए कहते हैं, तो इसमें तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है? हम दोनों ने ही तो उस दिन साफ कह दिया था कि बिना घर और बिना जमीन के उनका हमारे घर में गुजारा मुश्किल है। अब देख लो, माँ बाप तो हमेशा वहीं रहेंगे जहां उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा। अरे, अनीता को वैसे भी जमीन चाहिए नहीं, घर भी चाहिए नहीं, और अब माँ बाबूजी भी बूढ़े हो रहे हैं। किसी को तो उनको और उनके घर को संभालना पड़ेगा ना। लेकिन नहीं, उन्होंने तो हमें लालची समझ लिया और जाकर रहने लगे अनीता के घर। हमारे साथ रहते तो हम क्या उन्हें प्यार से नहीं रखते? ये तू बात तो ठीक ही कह रही है। मुझे लगता है कि अनीता भी अच्छा होने का दिखावा कर रही है, ताकि समाज में अच्छी बनकर तेरे माँ बाबूजी से घर और घर की जमीन हड़प सके। तू चुप मत बैठ। अगर तुम्हें अनीता से बराबरी करनी है तो उसके पास जा और बात कर। कह कि माँ बाबूजी के पास जो कुछ भी बचा है वह भी बांटना पड़ेगा। तू भी उनका ध्यान रखेगी। अंजलि कुछ पल सोचती है। उसका चेहरा पहले उलझन में रहता है, फिर धीरे धीरे कठोर हो जाता है। ठीक है, अब और चुप नहीं बैठूंगी। अनीता चाहे जितनी सीधी बने, लेकिन मैं उसके सामने अपनी बात साफ रखूंगी। आज ही जाऊंगी उसके घर और पूछूंगी उससे कि क्या उसका हक बड़ा है और मेरा छोटा। देखती हूँ कितना प्यार दिखाती है माँ बाबूजी पर। वो उठती है और गुस्से से घर से बाहर निकलती है। उसके कदम अनीता के घर की ओर बढ़ते हैं। चेहरे पर अब एक नया इरादा,
और टकराव झलक रहा है। कुछ समय बाद अनीता के घर के दरवाजे पर अंजलि खड़ी है। अंदर से हंसी और अपनापन की आवाजें आ रही हैं। अंजलि बाहर दरवाजे पर खड़ी रहती है और बाहर से ही देखती है कि माँ बाबूजी अनीता और राहुल के साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। अनीता चाय पिला रही है और सबके चेहरों पर शांति है। अंजलि की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, जैसे किसी ने उसे धोखा दे दिया हो। अंदर का माहौल और उनकी बातचीत। माँ देखो जरा, बाबूजी फिर वही पुरानी बातें छेड़ रहे हैं। कहते हैं कि जवानी में कैसे बैलगाड़ी हाँकते थे और बड़े बड़े बोरों की गट्टी अकेले ही उठा लेते थे और सब गांव वाले उनकी तारीफ करते थे। अरे वो जमाना ही कुछ और था। मेहनत भी थी, मजा भी था, और अब देखो ये बुढ़ापा। लेकिन शुक्र है तुम जैसे बच्चों का सहारा है। हाँ बिटिया, तूने हमें अपने घर बुलाकर घर में नहीं बल्कि अपने दिल में जगह दी है। तेरी वजह से ये बुढ़ापा अब बोझ नहीं लगने लगा है। इतना सुनकर अंजलि को जैसे मिर्ची लग जाती है। वो सीधे गुस्से में भीतर चली जाती है और उसे देखकर सब चौंक जाते हैं। वाह, तो यही जगह मिल रही आपको रहने के लिए, अनीता के घर। और आप दोनों को तो कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि आपके एक और बेटी भी है। अनीता घबरा जाती है। सुगंधा और सुरेंद्र हैरान होकर अंजलि को देखते हैं। दीदी, ये कैसी बातें कर रही हो? माँ बाबूजी यहाँ जबरन नहीं आए, बल्कि उनके कहने पर ही यहाँ आए। मैंने तो हमेशा यही चाहा कि वो जहाँ चाहे वहीं रहे, बस इन्हें कोई तकलीफ ना हो। हाँ, पता है मुझे, बड़ी नेक और सीधी सादी बनती है अनीता, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझती हूँ। माँ बाबूजी तेरे घर रहेंगे, फिर धीरे धीरे तू कहेगी कि तू ही उनकी असली सेवा करती रही, और फिर पूरी जमीन पर तेरा हक हो जाएगा और तू सब कुछ हड़प लेगी। अंजलि गुस्से में रोते हुए वहां से निकल जाती है। अनीता वहीं खड़ी रोने लगती है। सुगंधा भी उनके बीच की अनबन देखकर बहुत दुखी होती है और सुरेंद्र भी दुखी मन से सिर झुका लेता है। रात को अंजलि का घर। अंजलि गुस्से में रसोई की चारपाई पर बैठी हुई है। रात के खाने का भी कुछ इंतजाम नहीं करती। तभी सुरेश उसके पास आता है। अरे क्या हुआ? तू तो ऐसे बैठी है जैसे कोई जंग हार कर आई हो। क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? रात का खाना भी नहीं पका रही। गोलू भी भूखा होगा, कुछ तो इंतजाम कर। अंजलि आंखें मूंद कर कहती है, आज मैंने अपनी आंखों से देखा, माँ बाबूजी अनीता के घर बैठे थे, जैसे वही उनकी असली बेटी हो। और अनीता बड़ी मासूम बनकर कह रही थी कि उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन असलियत में सब चाल है। कौन सी चाल? यही कि माँ बाबूजी अब अनीता को ही घर की जमीन देना चाहते हैं, तभी तो उसके घर रहने लगे हैं, ताकि कल को कह सके कि अनीता ने ही उनकी सेवा की, वही असली वारिस है। और अनीता वो तो चालाक औरत है, खुद को सीधी दिखाकर सब कुछ हथियाना चाहती है। अगर ऐसा है तो तू बिल्कुल सही सोच रही है। अभी से कदम नहीं उठाया तो कल को सब कुछ अनीता के नाम हो जाएगा। सुरेश चुप हो जाता है, लेकिन भीतर गुस्से से उबल रहा होता है। अब कुछ करना ही होगा, चाहे मुझे माँ बाबूजी के घर जाकर कब्जा जमाना पड़े, मैं करूंगी, लेकिन अनीता को वह घर लेने नहीं दूंगी। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह जब गोलू विद्यालय जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसके साथ हादसा हो जाता है। गोलू अचानक लड़खड़ाकर बेहोश होकर जमीन में गिर जाता है। अंजलि घबराई हुई दौड़ते हुए उसके पास जाती है और कुछ समय में सुरेश भी दौड़ता हुआ उसके पास आ जाता है। थोड़े समय बाद दोनों गोलू को जल्दी जल्दी गांव के बौद्ध हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहां डॉक्टर उसे अच्छे से देखता है। आप लोगों के बेटे को कोई मामूली बीमारी नहीं है, ये
ऐसे ही बेहोश होकर नहीं गिरा है। इसका लिवर में समस्या है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर इसका इलाज जल्द से जल्द नहीं किया गया तो इसकी तबीयत और बिगड़ सकती है। आप लोगों को इसे जल्दी से शहर लेकर जाना होगा, वहीं इसका इलाज हो सकेगा। इसके लिए बहुत पैसे भी चाहिए होंगे। डॉक्टर की ये बात सुनकर अंजलि और सुरेश भीतर से टूट जाते हैं। हमें अब ये पैसा जल्दी से जल्दी जुटाना होगा। देख रहे हो ना क्या हो गया हमारे गोलू को। इसका इलाज मुमकिन है अगर हमारे पास पैसे होंगे। हाँ हाँ अंजलि, मैं जानता हूँ और मैं इसी बारे में सोच रहा हूँ। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, हमें हमारी सारी जमीन बेचनी होगी। जो भी तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला है और जो भी मेरे पास है, वह सब बेचकर पैसे का इंतजाम करो। हम सब बेचकर 2 दिन बाद ही शहर के लिए रवाना होंगे। दोनों यह सब बात कर ही रहे थे कि अनिता और राहुल को भी उनके बेटे की खबर लगती है और वे भी वहां दौड़े दौड़े घबराए हुए पहुंच जाते हैं। दीदी, जीजा, क्या हुआ? गोलू को अचानक ऐसे बेहोश क्यों हो गया? अनिता और राहुल को ऐसी मुसीबत में देखकर अंजलि भावुक हो जाती है और रोते हुए सब कुछ उन्हें बता देती है। अनिता अंजलि को दिलासा दिलाती है। दीदी, आप लोग फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी से शहर जाकर गोलू का इलाज कराएं। हम भी आपकी मदद करेंगे। अगर पैसे कम पड़ जाएं तो बताना, हम अपना सब दे देंगे। सुरेश और अंजलि दोनों भावुक हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने आप में बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। नहीं अनीता, हम सब संभाल लेंगे। तुम लोग इस मुसीबत की घड़ी में हमारे साथ खड़े हो, यही हमारे लिए बहुत है। हमने पहले ही तुम्हारे हिस्से का बहुत कुछ लिया है, अब और नहीं। अरे, आप इस समय ये कैसी बात कर रहे हैं? ये समय उन सब बातों का नहीं है। हम भी आपकी मदद करेंगे। गोलू हमारा भी बेटा जैसा है। राहुल और अनीता की बातें सुनकर अंजलि और सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। शुक्रिया अनीता, शुक्रिया राहुल जी। आप लोगों को हमारे साथ जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग माँ बाबू जी का ध्यान रखिए। 2 दिन बाद अंजलि और सुरेश ने अपने घर को छोड़कर बाकी सब जमीन जायदाद बेच दी और गोलू को शहर के अस्पताल में लेकर गए। वहीं उसका इलाज शुरू हुआ। कुछ दिन बाद जब अंजलि और सुरेश गोलू का इलाज कराकर घर लौटते हैं, तब अनीता, राहुल, सुरेंद्र और सुगंधा सब लोग उनके घर आते हैं। बेटी अंजलि, अब हमारे गोलू की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है बाबूजी, इलाज अच्छे से हो गया। बस डॉक्टर ने कुछ दिन आराम करने को कहा है। इसका अच्छे से ध्यान रखना। भगवान की कृपा से सब ठीक हो गया। हाँ माँ जी, उन्हीं की कृपा से आज गोलू ठीक है। हमारे पापों की भुगतान इस बेचारे को भुगतना पड़ा। हमने जो आपके साथ धन संपत्ति के लिए बर्ताव किया, जो हमने अनिता और राहुल के साथ किया, वो बहुत बड़ा पाप था। हाँ माँ, ये हमारे ही कर्मों का फल था। हमने जो आपके साथ किया उसके लिए हमारे बेटे को भुगतना पड़ा। अब ये सब बात भूल जाइए। पुराने बातों को भूलकर आने वाले अच्छे दिनों के बारे में सोचिए। हाँ अंजलि, सुरेश बेटा, ये सब अब भूल जाओ। जो हुआ सो हुआ। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ, वही बड़ी बात है। वैसे भी अपने बच्चों से गलती तो होती ही है और गलती से ही लोग सीखते हैं। हाँ बेटी, तेरे बाबूजी सही कह रहे हैं। और हम सोच रहे थे कि तुम लोगों ने गोलू के इलाज के लिए हमारी मदद क्यों नहीं ली और अपना सब जमीन जायदाद बेच दिया। इसीलिए हम अपने घर की जमीन को दोनों बेटियों में बराबर बांट देंगे। नहीं, हमें अब और कुछ नहीं चाहिए। हमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है आपसे। माँ बाबूजी, अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। ले लो बेटा। ये तुम्हारे बेटे गोलू के भविष्य के लिए है। उसे आगे काम आएगा।
सभी की बातें सुनकर अंजलि और सुरेश मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन माँ बाबूजी को मेरे घर भी रहना पड़ेगा। मुझे भी उनकी सेवा करनी है। ये सब बातें करके सबके दिलों की मनमुटाव खत्म हो जाती है। दोनों बहनों में पहले जैसा रिश्ता और अपनापन लौट आता है और सब लोग हंसी खुशी आज का दिन एक साथ बिताते हैं।